ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि दौरान क्लास अपने दरवाजे बंद रखिएगा आप लोग, ताकि क्लास में कम से कम शोर है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी और इसी रिकॉर्डिंग से आपको बाद में काम भी करना होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने दरवाजे विंडोज वगैरह प्लीज थोड़ा सा बंद रखिएगा जहाँ जिस रूम में आप बैठे हैं। चैप्टर है बेटा हमारा 6, चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक सेंटेंस। अलजेब्राइक सेंटेंस शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ताकि आप अलजेब्राइक सेंटेंस पढ़ने के काबिल हो जाएं। तो अलजेब्राइक सेंटेंस से पहले जो चीज हमने पढ़ी हुई है ना बेटा, वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब बारी बारी तैयार हो जाइए। मरियम वाली, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती है? मरियम वाली आवाज आ रही है बेटा? आप अनम्यूट कीजिए अपने आपको। जी मरियम अली। बरीरा आप बताइए बेटा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वो होती हैं जो दो और ज्यादा एक्सप्रेशन से बनी होती हैं, जो कनेक्ट होती हैं साइंस के साथ। मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं याद। अच्छा, और कोई जी जवाब देगा? फसीहा आप बताइएगा बेटा जरा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? मारुख अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मारुख, जवाब अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। सर प्लस अलजेब्राइक माइनस एक्सप्रेशन डिवाइड, सर प्लस और माइनस। बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो अलजेब्राइक साइन है। दे आर नॉट कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। सर कोएफिशिएंट अलजेब्राइक कांस्टेंट। अगर नहीं याद तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। जी नहीं याद? चले हम वापस चलते हैं जरा थोड़ा सा 9th क्लास के अंदर। ठीक है, 9th क्लास में हम वापस चलते हैं। बासित आपको आवाज आ रही है ना मेरी? अनम्यूट कीजिए अपने आप को बासित। अच्छा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो चीजें हमने पढ़ी थी उनमें जो दो मेन चीजें थी, सबसे पहली वो थी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। ठीक, कांस्टेंट क्या होते थे? जिनकी वैल्यू फिक्स होती थी, और वेरिएबल वो होते थे जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती थी। चेंजेबल क्वांटिटीज जो होती थी वो सारी वेरिएबल्स कहलाती थी। और मैथमेटिक्स में इन चेंजेबल क्वांटिटीज के लिए हम इस्तेमाल करते थे जनरली स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। इसके अलावा कोई डेफिनेट रूल नहीं है, हम इसके अलावा ए बी सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम एक्स वाई जेड ही इस्तेमाल करते थे। तो ये थे हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद जो तीसरी चीज हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी ना, वो हमने पढ़े थे अलजेब्राइक ऑपरेशन, जिनका भी आप बार बार तस्करा कर रहे थे कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो हमने प्लस माइनस खाली नहीं पढ़ा था, हमने प्लस भी पढ़ा था, माइनस भी पढ़ा था, मल्टीप्लाई भी पढ़ा था, डिवाइड भी पढ़ा था, पावर भी पढ़ी थी और रूट भी पढ़े थे। ये सारे के सारे कहलाते थे अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक, तो हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब इकट्ठा किया था अलजेब्राइक ऑपरेशंस की मदद से, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हमने कंबाइन कर लिया था विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट और पावर्स, तो वो जो नया रिजल्ट हमारे पास आया था वो कहलाता था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक होगी बात यहाँ तक? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी साइन ऑफ इक्वलिटी या इनइक्वलिटी नहीं था। वहां पे इक्वल का साइन या अनइक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, नॉट इक्वल का साइन या लेस देन का साइन या हमारे पास वहां पे नहीं थे। वहां पे हमने जस्ट ये पढ़ा था, जैसे हमने 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 पढ़ लिया था, लेकिन इसके आगे हमने इज इक्वल टू लगा के या ग्रेटर देन या लेस देन लगा के नहीं पढ़ा था। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? साथ साथ मुझे जवाब दीजिएगा ताकि मैं बढ़ता रहूं आगे की तरह। ईमान फातिमा बताइएगा जरा, आपको बात समझ आ रही है कि हमने क्या क्या पढ़ा था? अनम्यूट करें ईमान फातिमा अपने आप को। जी सर। अच्छा, हमने पढ़ा था कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक साइंस या अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम उससे अगले स्टेप में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। वहां हमने कॉम्बिनेशन किसका पढ़ा था? वहां हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था कांस्टेंट और वेरिएबल्स का।
बात समझ आ रही है? तो उसका नाम था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस का पढ़ेंगे, यानी हम दो एक्सप्रेशंस को जोड़ देंगे। अब हम किस चीज से जोड़ेंगे? तो वो हम जोड़ेंगे साइन ऑफ इक्वलिटी और इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वलिटी में इक्वल का साइन कहलाता है, जिससे आप फेमिलियर हैं ऑलरेडी, और इनइक्वालिटी में डिफरेंट साइन आ जाते हैं बेटा। नॉट इक्वल का भी आ जाता है, लेस देन का भी आता है, ग्रेटर देन का भी आता है। बात समझ आई यहाँ तक आपको? जी सर। ओके, दो आप आवाज आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है कि नहीं, जी ये सर, बताओ आ रही फटाफट। है। आ रही है। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो यहाँ मैंने सबसे पहले ऊपर आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन में हमने लिखा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी डेफिनेशन से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि कॉम्बिनेशन जो हमारा बनेगा वो दो एक्सप्रेशंस का भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 3, 5, 8 जितनी चाहे हम एक्सप्रेशन इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इन्वॉल्व होंगे? विच आर कनेक्टेड, उनको हम जोड़ देंगे उनकी किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के साइन से, इक्वालिटी का साइन होता है इक्वल, ये बना हुआ है, ठीक है, और इनइक्वालिटी के साइन ये बने हुए, देख लीजिए जरा, ये बने हुए हैं लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये जो 5 साइन है इनकी मदद से अगर हमारा सेंटेंस बनेगा कंप्लीट तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कहलाएगा अलजेब्राइक सेंटेंस। छठा हमारे पास कौन सा था साइन? छठा हमारे पास साइन ये है इक्वल का। ठीक है, अब ये 6 साइन की मदद से इनकी में से कोई सा भी एक साइन या 2 साइन या 3 साइन या 4 साइन इस्तेमाल करके हम अगर कोई कॉम्बिनेशन तैयार कर बना लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का, तो वो हमारे पास जो नया रिजल्ट आएगा वो कहलाता है अलजेब्राइक सेंटेंस। यहाँ तक बात ओके हो गई? जी जनाब, बासित जी कुछ सर। कहेंगे? ओके, यस। अच्छा अली अरियान जरा देखिएगा। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टाइप्स हैं बेसिकली शुरू में हम सिर्फ 2 टाइप्स की बात कर रहे हैं, एक जो इक्वल की वजह से बनेगी और दूसरी टाइप जो अनइक्वल साइन की वजह से। तो जब हम अलजेब्राइक सेंटेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, एक को हम नाम देते हैं इक्वेशन का और दूसरे को नाम देते हैं इनइक्वेशन का। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और इन इक्वेशन क्या होती है, फिर आगे जाके हम देखेंगे कि उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि उनमें जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है। खासा डिटेल टॉपिक है, पूरा चैप्टर कम से कम 8 एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत तफसीली चीजें आएंगी। सबसे पहला टॉपिक आपका है इक्वेशन। इक्वेशन में अगर आप देखें तो इक्वेशन में हम कहते हैं द अलजेब्राइक सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसे अलजेब्राइक सेंटेंसेस जिनमें साइन ऑफ इक्वलिटी इस्तेमाल होगा, ठीक है, इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा, वो इक्वेशन कहलाएंगे। यहाँ पे हमने जो आपको मिसाल दी हुई है, यहाँ पे एक मिसाल हमने दी है x + 3 = 23 और दूसरी मिसाल हमने दी है 4y - 3z + 1 = 0। ये दोनों इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं, 2 डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस हैं। आगे जाके इसकी कैटेगरीज को फिर हम तफसीलन बात करेंगे। ठीक, फिलहाल आप अगर एक थोड़ी सी नजर दौड़ाएं इसके ऊपर, तो जो पहली मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें सिर्फ एक अननोन है x और दूसरी जो है उसके अंदर 2 अननोन है y और z। तो इसका मतलब है बेसिक फर्क इन दोनों एग्जांपल्स में ये आ रहा है, एक के अंदर एक अननोन है और दूसरी के अंदर 2 अननोन है। ठीक, इसका मतलब है 2 से ज्यादा अननोन वाली इक्वेशंस भी होंगी। यहाँ तक बात ओके है? यस। यस अच्छा, सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो अभी बात कीजिए मेरे से। नो सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया इन इक्वेशन। इन इक्वेशन की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो मैंने जैसे कि कहा था कि वो कॉम्बिनेशन जिनमें हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेशंस के दरमियान, वो कहलाएंगी इन इक्वेशंस। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं द अलजेब्राइक सेंटेंसेस व्हिच कंटेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू इज कॉल्ड इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशन कहलाएंगी। यहाँ मैंने इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको शो की हुई हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा है 2x - y = 4 और दूसरे में लिखा है x + 4z =
3y। इसी तरह नॉट इक्वल की भी बन सकती थी। यहाँ पे ये इत्तेफाक है कि दोनों इक्वेशंस जो हैं कितने वेरिएबल वाली हैं, जरा बताइएगा। इन इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल वाली। 2 वेरिएबल्स वाली हैं। गुड। किसकी आवाज है माशाल्लाह ये? अच्छा, जरा अलिशबा ये देखिएगा ध्यान से कि इसके बाद मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमारा जो इन इक्वेशन का टॉपिक है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए। ठीक है, दोनों इक्वेशन दोनों की मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, इसको एक दफा आप ध्यान से देख लीजिए। पहली है इक्वेशन जिसमें हमने कहा द अलजेब्राइक सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अपने जो माइक है उनको जरा प्लीज बंद कर लीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को, क्योंकि आवाजें रंग बिरंगी आएंगी, रिकॉर्डिंग में चली जाएंगी सारी बात। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो इन इक्वेशन की थी, वो है द अलजेब्राइक सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इन इक्वेशन। अब हम जा रहे हैं रूट ऑफ इक्वेशन की तरफ। रूट ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद होती है? जब हमने बात की इक्वेशन की, तो इक्वेशन में ख्याल रखिएगा हमेशा जो एक्सप्रेशंस होंगी वो किस किस्म के होंगे, वो ओपन सेंटेंसेस वाले होंगे। ख्याल रखिएगा, सेंटेंसेस हम 3 तरह के पढ़ते हैं, 3 तरह की बातें हम करते हैं आम जिंदगी में। एक तो हम सच बोलते हैं, एक हम झूठ बोलते हैं, और एक हम घुमा फिरा के बात करते हैं जो किसी को समझ नहीं आ रही। तो 3 तरह की बातें हो गई। ओके जी सर। ठीक है ना। इसी तरह सेंटेंसेस जो होते हैं, जुमले जो होते हैं, हमेशा 3 तरह के होते हैं। या तो वो ट्रू सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमें बात की जा रही होती है वो सही होती है, या फिर फॉल्स सेंटेंसेस होते हैं, यानी हमें सुनते ही पता लग जाता है कि झूठ बोल रहा है सामने वाला। या फिर तीसरे होते हैं ओपन होते हैं, यानी वो बात उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक कि उनमें जो मसाइल होते हैं वो दूर ना करती है। तो जो मैथमेटिकल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें मसाइल हमें समझ नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है x+3 = 23। ठीक है, अब जब तक यहाँ पे मुझे x की वैल्यू नहीं मालूम होगी ना, तब तक मैं फैसला नहीं कर सकता कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 20 रख लूं तो ये ट्रू बन जाएगा, दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। और अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 21 रख लूं तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, या 10 रख लूं फिर भी ये फॉल्स हो जाएगा। तो कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू है जिसका नाम मैंने अभी 20 दिया था, वो इसको ट्रू सेंटेंसेस में चेंज कर रही है। ठीक है, इसी तरह तमाम इक्वेशन के अंदर जो अननोन हमें दिए जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को जस्टिफाई करती हैं, यानी वो वैल्यूज अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारी बराबर आया करती है। बात यहाँ तक समझ आ गई बरीरा? जी सर। अब इसकी डेफिनेशन देख लें तो डेफिनेशन में कहता है द वैल्यू ऑफ अननोन विच जस्टिफाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। वो अननोन की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को जस्टिफाई करे। जस्टिफाई मींस कि हम वहां ले जाके जब इक्वेशन के अंदर उसको पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो ट्रू सेंटेंस की सूरत में आता है, तो फिर वो रूट ऑफ इक्वेशन कहलाती है। और अगर ट्रू सेंटेंस नहीं आएगा तो वो रूट ऑफ इक्वेशन नहीं होगी। ठीक हो गई। नीचे मैंने इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि x+3 = 23, द रूट ऑफ इक्वेशन इज 20। यहाँ पे रूट ऑफ इक्वेशन 20 इसलिए है कि अगर हम x की जगह 20 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है कुछ टाइप्स इक्वेशंस की। ठीक है, अब टाइप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये नाम और इनकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इसके अलावा बेशुमार होती हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में फिलहाल 3 ही इस्तेमाल हो रही हैं तो वही तीनों बेसिक मैंने यहाँ पे शो की हैं। पहली है लीनियर इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो होती है ax + b = 0। यहाँ पे ख्याल रखिएगा x तो अननोन है, लेकिन a b की मुख्तलिफ वैल्यूज आपको दी होंगी। जैसे लिखा होगा, जैसे ऊपर लिखा है x+3 = 23, तो हो सकता है यहाँ लिखा हो ax की जगह 2x + b की जगह 5 = 0। तो यहाँ पे a और b जहाँ जहाँ a b c जितने आ रहे हैं ये कांस्टेंट के लिए आएंगे या कोफिशिएंट के तौर पे आएंगे, और x y z जो है वो वेरिएबल के तौर पर। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो है ax + b = 0। अब सवाल ही उठता है कि सर आप इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? तो मेरा जवाब ये है कि मैं आपको चैप्टर 4 और 5 में लीनियर और क्वाड्रेटिक और ये सारी बहस कर चुका हूँ। बारी बारी काइंडली आप अपने माइक खोलिए एक एक करके और मुझे जवाब दीजिए कि आपको याद है कि भूल गया है।
जी ईमान फातिमा, इसको मैंने लीनियर क्यों बोला? सर भूल गए। भूल गए, अच्छा भाई। बरीरा, लीनियर क्यों बोला मैंने इसे? कुछ याद है आप लोग? अली अली अरियान, आपको याद है बेटा कि इसको हम लीनियर कब बोलते थे, क्वाड्रेटिक कब बोलते थे, क्यों बोलते थे? अली अरियान माइक खोलें अपना, अनम्यूट करें अपने आप को। अली अरियान, आप क्या मौजूद नहीं है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। जी बेटा, हम इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, मैंने इसका नाम लिखा है लीनियर। लीनियर हम कब बोलते हैं एक्सप्रेशंस को? याद है कि भूल चुके हैं? टाइम जाया नहीं करें, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएं। नहीं सर। जी नहीं याद। समी जावेद, कुछ याद है आपको? मरियम अली, सर शायद इसमें एक अननोन वैल्यू है इस वजह से। अच्छा नीचे वाली देखें, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अच्छा एक अननोन वैल्यू, तो इसलिए आपके ख्याल में। अच्छा आगे चलते हैं, किसी और से पूछते हैं। या भूल गया। भूल गए? चले अब जरा और से सुनिएगा। एक टॉपिक हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, याद आया? जी। डिग्री क्या होती थी? इसकी क्या क्या पावर। पावर। खाली पावर सर, पावर, पावर। खाली पावर। नहीं। हाँ, और बोलें क्या कैसा? अच्छा चले बात गौर से सुनिएगा मेरी। हमने एक्सप्रेशंस में जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि बाज़ दफा सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन थी, बाज़ दफा 2 और मोर वेरिएबल एक्सप्रेशन थी। हमने कहा था किसी भी टर्म में जितने भी वेरिएबल आते हैं उनकी पावर्स को कंबाइन कर लें तो उसकी डिग्री बन जाती है। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन हमारे पास 2xy है तो एक x आ रहा है और एक y आ रहा है, तो हमने दोनों की पावर प्लस की तो 2 हो गया, तो हम कहते थे इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, बेसिकली टर्म्स की जो कंबाइनिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स होती है वो उसकी डिग्री कहलाती थी। ये मैंने आपको दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, किसी भी टर्म की के अंदर पाए जाने वेरिएबल्स की कंबाइनिंग पावर, यानी उनको जमा कर लें उनकी पावर्स को, तो जो रिजल्ट आता है वो उसकी डिग्री है। अब यहाँ पे पहली में देखें तो एक ही वेरिएबल x है और उसकी पावर भी 1 है, तो ये 1 डिग्री वाली है, लिहाजा इसका 1 डिग्री वाली एक्सप्रेशंस को हम लीनियर एक्सप्रेशंस कहते थे। यहाँ पे इक्वेशन है, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? इस वाली को देखें बस, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए तो मैंने बता दिया नंबर होगा, बी भी मैंने बता दिया नंबर होगा, तो x रह गया एक वेरिएबल, x की पावर यहाँ है सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1 डिग्री वाली को हम लीनियर बोलते हैं। इसी तरह अगर कहीं 2 डिग्री आए, जैसे हम थर्ड में देखें नीचे, यहाँ पे अगर हम देखें ax स्क्वायर, तो डिग्री यहाँ 2 हो गई है, तो ये फिर क्वाड्रेटिक कहलाती थी। तो अब याद रखिएगा जो सिंगल डिग्री वाली होंगी वो लीनियर है और जो 2 डिग्री वाली होंगी वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ऊपर जो दो लिखी है मैंने, पहली लिखी है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर है, ये है, इसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन जो दूसरी मैंने लिखी है, जो ब्लू से आपको हाईलाइट किया हुआ है हमने, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पे a b c तो कांस्टेंट हो गए, वेरिएबल है दो, एक x और एक y, लेकिन दो अलग अलग टर्म में है। तो पहली टर्म में x एक है, दूसरे में y एक है, तो लिहाजा एक ही डिग्री इसकी कहलाएगी और ये लीनियर होगी, लिहाजा ये कहलाएगी लीनियर इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल दो है। पहली और दूसरी में फर्क समझ लीजिए, ऊपर वाली में लीनियर है लेकिन एक वेरिएबल है, नीचे वाली भी लीनियर है लेकिन इसमें वेरिएबल दो आ रहे हैं। तीसरी जो है इसमें क्योंकि डिग्री 2 आ रही है लेकिन वेरिएबल एक ही है, यानी x ही इस्तेमाल हुआ है, तो इन 1 वेरिएबल ये इक्वेशन कहलाएगी लेकिन इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। एनी क्वेश्चन बेटा? सर ये वापस रिपीट कर दें एक बार। जी बेटा रिपीट कर दूं दोबारा गौर से, पहले तो समझिए कि लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या होती है। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर होती हैं, और जिनमें कंबाइनिंग हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक होती है। सर आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज है भाई? नाम बताओ जल्दी से अपना। किसको आवाज नहीं आ रही भाई? अपना माइक चेक कीजिएगा बेटा, आवाज बाकी सबको जा रही है। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे हमारे पास पहली में देखें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, x की पावर 1 है, ये लीनियर है। दूसरी में देखें, दूसरी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास x की पावर 1 है, पहली टर्म भी लीनियर है, दूसरी में y भी 1 है, लिहाजा ये भी लीनियर, तो दूसरी भी लीनियर है और पहली, ये दोनों लीनियर है। दोनों में फर्क ये है कि पहली में एक वेरिएबल है, लिहाजा उसे हम कहते हैं लीनियर इन वन वेरिएबल, और दूसरी में क्योंकि दो वेरिएबल है तो इसे हम कहते हैं लीनियर इन टू वेरिएबल। ओके होगी बात? एनी क्वेश्चन बेटा? जी अच्छा, इसके बाद तीसरी में देखें तो यहाँ पे क्योंकि डिग्री 2 हो गई है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हुआ है, तो ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप जब कॉपी में काम करोगे ना, बिल्कुल इसी तरतीब से करना है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग आपको आएगी, इसको देख के आपने सारा काम कॉपी वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आगे आप चल नहीं ओके। पाओगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अपने माइक बंद कीजिए, आपके घर का शोर आ रहा है बेटा। अब हम जा रहे हैं कि रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, ऊपर हमने बताया रूट क्या होते हैं, रूट अननोन की वो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे। तो अभी हम इक्वेशन के रूट्स की तरफ जा रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल वाली इक्वेशन सारी। ठीक है, इनमें जहां जहां भी हम क्वेश्चन हमारे पास आएगा वहां वेरिएबल एक ही इस्तेमाल होगा, एक्स या वाई या जेड, दो वेरिएबल एक वक्त में इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसके रूट फाइंड कीजिए। ठीक है, और जहां सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन सेट आता है वहां ख्याल रखिएगा आंसर आखिर में आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है, जो भी आपका आंसर आएगा। ओके, मुर्तजा बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। सारा इकट्ठा कैसे है? कैसे? एक मिनट बेटा इंतजार कीजिएगा। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे कि हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट में इक्वेशन जो पहली मेरे पास है ये इत्तेफाक है फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन देख के आपने घबरा नहीं जाना, एक ही असूल बताऊंगा, कहीं भी आपके पास फ्रैक्शन आएंगे ना, आपने उसी असूल को अपने सामने रखना है और उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने चाहे वो 2 फ्रैक्शन हो, चाहे 3 हो या 30 हो, आपने उसको देख के घबरा नहीं जाना। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 6/2x - 5 माइनस ऑफ 4/x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 फ्रैक्शन हमारे पास हैं, एक 6/2x - 5 और दूसरा है 4/x - 3। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ क्या क्या दिया है, तो पहले दिया है 2x - 5, ठीक है, और दूसरा दिया है x - 3। क्लियर? इसकी मदद से हम एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, एलसीएम हमारे पास क्योंकि दोनों नॉन कॉमन है, दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि मैंने नीचे रेड कलर से मल्टीप्लाई करके दोनों को लिखा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? जी जी मोइस बोलिएगा फटाफट, आपको बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। ओके, जब आप यहाँ एलसीएम लिख लोगे तो एलसीएम लिखने के बाद आप पहले फ्रैक्शन को कॉपी करना है इस एलसीएम से। अगर आप कॉपी करेंगे एलसीएम से तो 2x - 5 तो ऊपर मौजूद है, ठीक है ना? अब क्या नहीं मौजूद? x - 3, ये आप 6 के साथ x - 3 लिख लो। ओके, इसके बाद ये माइनस साइन जो था वो आप डालेंगे और 4 एज इट इज लिखोगे। फिर इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है x - 3, उससे जब आप मैच करोगे तो क्या बच गया अब यहाँ पे? 2x - 3, 2x - 3 यहाँ पे मौजूद नहीं, तो आप ऊपर 4 के साथ लिख लोगे 2x - 3। अब टेक्निकली बेसिक क्या है वो समझ लोगे, होता क्या है? होता ये है कि मैंने लिया पहला फ्रैक्शन, ठीक है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। जब एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे तो जो कुछ बचता है ना वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं।
मैंने डायरेक्टली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए सॉल्व कर दिया है। जब दो फ्रैक्शन होंगे तो आपको ज्यादा उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देखो x-3 पहले फ्रैक्शन का पहले न्यूमरेटर के साथ, सॉरी दूसरे फ्रैक्शन का x-3 पहले न्यूमरेटर के साथ चला गया, और जो पहले का न्यूमरेटर था 2x - 5 वो दूसरे के साथ चला गया। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह? जी सर। अच्छा, इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये अगले स्टेप में मैंने 2x - 5 और x - 3 जो रेड से लिखा था गायब कर दिया। कहाँ चला गया वो? किसी को समझ आ रहा है तो बताइए मुझे। बासित, बरीहा, कोई बोले बेटा, आपको समझ आ रही है कहाँ गया? नहीं समझ आ रही? अरे नहीं आ रही ना तो बोलो बेटा। अलिशबा नहीं आई सर। नहीं आ रही। अच्छा, अब देखें, हुआ ये कि यहाँ कहाँ था, ये डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था। इसको यहाँ से खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है ना। जब हम इसको यहाँ डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या हो जाएगा अली? 0 0, तो ये 0 हो गया। ओके, समझ आ गई बात? कहाँ चला गया ये राइट साइड पे जाके 0 हो गया। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचा है 6 को जब हमने x - 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6x - 18, और जब हमने -4 से 2x - 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -4 2 -8x, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 5 20। ये स्टेप आपको समझ आ रहा है? यस सर। सर दोबारा बता। अच्छा, हमने ये किया बेटा, पहले ऊपर देखें जो रेड से लिखा था 2x - 5 और x - 3 जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, और नीचे यहाँ डिवाइड हुए में राइट साइड पे जाके उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0 से, तो वो तो हो गया 0, वो वहां से खत्म हो गया। ये बात समझ आ रही है? जी। इसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ है 6 of x - 3, 6 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 6 x से मल्टीप्लाई होगा, 6x हो जाएगा, फिर 6 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है यहाँ तक? जी। यहाँ तक की जी बात सर। कर रहा हूँ। ओके हो गई। अब अगला जो -4 लिखा हुआ है, इसको 2x - 5 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। 4 को जब 2 से किया 4 2 8, -8x आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 4 20। ओके हो गई बात यहाँ तक? सर ये वापस बताइएगा कि नीचे ये माइनस कैसे हुआ? कौन सा वाला? ये 8 वाला, 18 वाला? जी जी। बेटा ऊपर देखो, 6 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, प्लस 6 का साइन प्लस है और 3 का माइनस है तो -18 आएगा। ओके, जवाब तो दो, समझ आई बात कि नहीं? तो सर ये x कहाँ गया? कौन सा x? देखो 6 अंदर के कितने साथ जो लिखे, है। एक मिनट पहले मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ कितनी चीजें लिखी हैं? 1 के 2, दो। दोनों को बारी बारी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझ आई? पहले आप जी। x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6x आ जाएगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक? जी सर। इसके बाद -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। दोनों मौजूद है नीचे। ओके, बोलिए क्या क्या? ठीक है। ठीक है। अब इसी तरह जब -4 है, ये -4 भी यहाँ कितनी चीजों से मल्टीप्लाई होना है? 3 है? 3 कहाँ से आ गया? 2 2 है। गौर से देखो, दो चीजें, एक 2x और एक -5। जब -4 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन जब -4 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। अब ओके है? ये स्टेप बताइए मुझे। यस सर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, जो लाइक वेरिएबल्स हैं वो आपस लाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लाइक टर्म हमारे पास है, एक है 6x और एक है -8x, ये लाइक है, ठीक है। और -18 और +20 ये आपस में सॉल्व होंगी। तो +20 में से -18 निकाला तो 2 बचा, तो मैंने यहाँ लिखा है 2। ऊपर वाले स्टेप में देखें, +20 है, उसमें से -18 निकाल दिया तो बचा 2। जी सर। इसके बाद बाकी जो दो टर्म है वो है 6x और -8x। माइनस बड़ा है लिहाजा माइनस का साइन आएगा। 8 में से 6 गए, कितने रह गए? 2। तो ये -2x आ जाएगा। ये स्टेप समझ आ गई बात?
जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें x निकालना है, x निकालना है तो 2 यहाँ जो लिखा हुआ है ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2 है, उधर जाके क्या होगा माइनस। अब, माइनस। और जो x के साथ -2 लिखा है इससे अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। यस सर। जी सर। और साथ ही 2 भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2 1 जा 2 होता है, यस। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, अब आंसर आपने इस तरह लिखना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1। इस तरह से आंसर लिखने का अलग क्वेश्चन में नंबर होगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आंसर लिखने का होगा, इसलिए आंसर लिखने का तरीका देख लें कैसे लिखा जा रहा है। आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू आई है 1 ये लिख देंगे। ओके हो गया। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जब 2-3 सवाल आप करेंगे तो सारी बातें आपको आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास 4 फ्रैक्शन है, 7x - 4/15 प्लस x - 1/3 और इज इक्वल टू के राइट साइड पर है 3x - 1/5 और सेकंड फ्रैक्शन है -7 + x/10। ठीक होगी बात। अब इसको ध्यान से देखिए हमने किस तरह से सॉल्व किया है। हमने कोई काम नहीं किया, हमने जो नीचे दिए है ना वैल्यू, क्या क्या है नीचे, एक 15 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 10 है। आप इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक, इन चारों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 30। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, उस एलसीएम से आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर देना ना, तो जो अपॉन वाला कहानी है ये खत्म हो जाएगी। कैसे देखिएगा, मैंने क्या किया है, मैंने चारों फ्रैक्शन को 30 30 30 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो एलसीएम मैंने निकाला था उससे मैंने चारों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर। 30 से अब 15 से 30 कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 से 30 कटेगा 10 बच जाएगा, फिर 5 से 30 कटेगा 6 बच जाएगा और 10 से 30 कटेगा 3 बच जाएगा। तो यहाँ अब जो आपके पास आएगा, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर का खेल खत्म हो चुका है, डिनोमिनेटर गायब हो गया यहाँ से। ये सब समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। इसके बाद हम वापस जाएंगे उसी तरफ जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ये हमारे पास चार टर्म्स है ना, यहाँ पे 2 लेफ्ट पर हैं और 2 राइट पर हैं। ठीक है ना, हर टर्म के साथ एक एक ब्रैकेट दिया हुआ है। पहली टर्म में 7x - 4 ब्रैकेट है, तो 2 के साथ 7x - 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14x और माइनस प्लस माइनस 2 4 = 8। ये ओके है नीचे वाला स्टेप? यस सर। इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अब x - 1 को। इससे नीचे वाला स्टेप देख लें, 10x = 10x प्लस माइनस माइनस 1 10 1 = 10। जी अलिश बाब बोले फटाफट, समझ आ रही है बात कि नहीं? छालिया खा रही हो ना बैठी? अलिशबा म्यूट करे अपने आप को, मुझे जवाब दो, ये स्टेप समझ आया कि नहीं आपको? जी सर। आ गया, अच्छा, यानी जी सर तुम छालिया खा रही है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है 6 of 3x - 1। यहाँ भी 2 टर्म है, दोनों से 6 को मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे आप खुद देखिए सही हुआ है कि गलत हुआ? सही हुआ है सर। सही हुआ है। 3 6 = 18, 18x प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6। इससे नेक्स्ट स्टेप है -3 को मल्टीप्लाई करना है 7 + x से। तो यहाँ भी क्या होगा आपके पास, 3 7 = 21 आ जाएगा। माइनस है बाहर तो लिहाजा अंदर वाले दोनों साइन चेंज होंगे। नीचे मैंने रेड से इसीलिए साइन लगाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो आगे वाले तमाम साइन चेंज होते हैं। 3 7, ये कौन है भाई? अयान जुबैर। ये हरकतें नहीं करो, मैं क्लास से आउट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। -21 और -3x आ जाएगा, 3 1 = 3 और प्लस माइनस माइनस तो -3x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि x निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे अगर लाइक टर्म्स है ना उनको सॉल्व करें। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ये वाली हम बारी बारी काम करेंगे। यहाँ 14x है और 10x है, तो 14 और 10 मिलके बन गया 24x। ओके, इसके बाद मेरे पास है -8 और -10, तो ये बन गया -18।
क्लियर होगी बात। इसके बाद राइट हैंड साइड पर आ जाइए। राइट साइड पे 18x और -3x है तो ये बचेगा 15x, जबकि -6 और -21 आपस में ऐड होके हो जाएंगे -27। ये स्टेप आपको क्लियर है ये वाला कि नहीं, आप बताइए। यस सर। Yes, sir. अब हम ये करेंगे बेटा कि जो अननोन है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो बाकी चीजें उन्हें एक तरफ कर लेंगे। अननोन है हमारे पास x इसमें, ठीक है ना। तो 24x लेफ्ट से मौजूद है, राइट साइड पर है 15x। इसको जब हम लेफ्ट पर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां प्लस था। ये स्टेप समझ आ रहा है? जी सर। इसी तरह यहाँ पे ऊपर जो -18 है ये वाला, जब ये राइट पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। राइट पे -27 तो मौजूद था, 15x हम लेफ्ट पे ले जा चुके हैं। इसी तरह राइट लेफ्ट साइड से -18 हम प्लस करके राइट पर ले गए। यस। ठीक हो गया। अब इसके बाद 14x में से 15x माइनस कर दीजिए तो 9x बच जाएगा। और राइट साइड पर -27 और +18 है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर बचेगा। 27 में से 18 निकाल दीजिए तो -9 बच जाएगा। यस। ये स्टेप क्लियर है बेटा आपको? जी सर। अच्छा, इसके बाद 9 क्या हो रहा है इसके साथ? डिवाइड। प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे क्या जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। 9 से 9 डिवाइड होगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1। तो -1 x बचेगा इक्वल टू -1 बच गया। यहाँ आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे उसी तरीके से, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और -1। यहाँ तक बात ओके है? कोई परेशानी, कोई बात अभी पूछ लीजिए। नो सर। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो आगे है वर्ड्स प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, घबराइएगा नहीं। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। इंग्लिश को 2-3 दफा 4 दफा पढ़ेंगे बारी बारी तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 125 इज एडेड टू अ नंबर एंड द रिजल्ट इज हाफ। किसी एक कोई नंबर है उसमें हम 25 ऐड कर दें और फिर उसको 2 से डिवाइड कर लें। हाफ का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड कर लें। द आंसर इज, जो आंसर आएगा यानी इज इक्वल टू के बाद जो चीज आएगी वो 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर। तो सबसे पहला काम कह रहा है व्हाट इज द नंबर, तो हमें नंबर लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर इज x y z, कुछ भी हम फर्ज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने जो कुछ मालूम करना है उसका नाम हमने रख दिया x। अब हम ऊपर सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसके मुताबिक हमने इक्वेशन तैयार करनी। इक्वेशन में, क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन 25 इज एडेड। ठीक, यहाँ तक देखिएगा। 25 ऐड करना है किसमें? नंबर का नाम हमने क्या रखा था? हमने नाम रखा है x। तो 25 में हमने ऐड कर दिया x, x + 25 बन गया। और हाफ करना है उसको। हाफ करना इसका मतलब है x + 25 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड करना है, एक ही बात होती है। 2 से डिवाइड करना हो या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, एक ही मकसद होता है। तो यहाँ 1/2 ऑफ x + 25 आ गया इज इक्वल टू, आगे कह रहा है 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। 3 से हमने ओरिजिनल नंबर यानी x को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक, अब काम आसान हो गया। अब हमें और कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड ये सब काम करके x की वैल्यू निकाल के सामने रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर एक साइड पे कहीं पे कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2 हो रहा है डिवाइड, राइट साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 3 बन जाएगा 6x। ठीक, तो आप इक्वेशन बन जाएगी x + 25 इज इक्वल टू 6x। ठीक हो गई। अब या हम इसको अरेंज करके लिखें तो हम इसको x दूसरी तरफ जाके क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6x बड़ा है, 6 को अपनी जगह पे रखते हैं, x को यहाँ से हटा लेते हैं, प्लस हो रहा है इधर जाके होगा माइनस। तो रिजल्ट आ जाएगा 6x - x इज इक्वल टू 25। ठीक हो गई बात। अब 6x में से x गया तो बाकी बचा 5x और 5 से जब आपने डिवाइड किया तो आपके रिजल्ट आ गया 5। 25 कितने से होता है? 5 5 5 25, तो रिजल्ट आ गया 5। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। सामने मैंने रफ पर आपको लिख के दिखा दिया कि किस तरीके से इक्वेशन बननी है। पहले स्टेप में इक्वेशन बनी है बेटा, जिसके यहाँ से भी या अपने दरवाजा बंद करे बेटा, आवाज आ रही है बीच में।
पहला स्टेप में उसने लिखा था व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 25, तो मैंने यहाँ पे लिखा है x + 25। दूसरे में कहा था उसने उसे हाफ कर दें, तो मैंने यहाँ इसको हाफ किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तीसरे में उसने कहा था कि रिजल्ट 3 ऑफ ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो ये मैंने इक्वेशन 3 बना दी थी। ये मैंने रफ कॉलम बनाया, आप इस तरह रफ कॉलम बनाइएगा। यहाँ से उठा के इसको फिर हमने यहाँ इस्तेमाल किया। बाकी सिंप्लीफिकेशन है वो तो आप साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी बताइए। नो सर। नो ठीक है, सर। यहाँ पे मैं क्लास को एंड करूंगा, लीव करूंगा मैं क्लास को। ठीक है, और आप लोग क्लास नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसके बाद सर नौमान आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक, ओके सर। नो। अच्छा बेटा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सर नौमान प्रैक्टिकल ले रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे क्लास आज एंड हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।